सनातन परंपरा के रूप में देख रहे हैं। खासकर भारत के संदर्भ में मैं आज की बात करना चाहता हूँ। तो भारत के संदर्भ जी 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 डॉक्टर साहब। जी तो मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर प्रवेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपना वक्तव्य इस प्रकार से शुरू करना चाह रहा था कि भारतीय सनातन परंपरा में जो ज्ञान विवेक विज्ञान हो उसको देखने की दृष्टिकोण रही है। यदि हम वैदिक परंपराओं को देखते हैं तो हमको ऐसा पता लगता है कि उसमें श्रुति और स्मृति दो प्रकार की साहित्य हैं। श्रुति साहित्य उनको कहते हैं जिसमें हमारे वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, संहिताएं हैं। और स्मृति ग्रंथों में स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, ऐतिहास ग्रंथ हैं जिनको हम लोग रामायण महाभारत के रूप में जानते हैं। और इसके बाद दर्शन परंपरा के शास्त्र हैं और कुछ नीति शास्त्र हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो स्मृतियाँ हैं वो ऋषियों ने लिखी हैं और श्रुतियों के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान के द्वारा रचित हैं। ऐसी मान्यताएं हैं। इतिहासकार अपने तरीके से इसको व्याख्यायित करते हैं, लेकिन परंपरा इसको इस तरीके से मानती है ना। प्रमाण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मानने की बात तो कर ही सकते हैं कि ऐसी मान्यता है। अब यदि हम श्रुति साहित्यों को देखते हैं तो हमको ये पता लगता है कि श्रुति साहित्य यानी जिनको हम वेद कह रहे हैं, तो वेद में तीन हिस्से हैं मूल रूप से। एक हिस्सा है जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, जैसे ऋग्वेद है वो ज्ञान का वेद है जिसमें ज्ञान की बात आई है। ऋग्वेद में ही दर्शनों की बात आई है और ऋग्वेद से ही जो है उपनिषदों में दर्शन की व्याख्या है, या ब्राह्मण ग्रंथों में दर्शन की व्याख्या विश्लेषण आदि किया गया, विवेचना आदि की गई। दूसरा जो हिस्सा है जैसे सामवेद है, उसमें उपासना की बात आई है। और इसके बाद यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो यजुर्वेद में कर्म को लेकर बात है और अथर्ववेद में विज्ञान, जिसको आज हम विज्ञान कहते हैं, उस विज्ञान की चर्चा जो है। तो इससे पता लगता है कि पूरी जो ज्ञान परंपरा है या सनातन जो ज्ञान परंपरा है, उसमें ये चार आयाम प्रमुख रहे हैं, जिसको कह रहे हैं ज्ञान, उपासना, कर्म और विज्ञान। यदि कर्म और उपासना को देखते हैं तो मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि ये विवेक का क्षेत्र है। विवेक का मतलब होता है जहाँ पर मानव अपने लक्ष्य को पहचानता है, प्रयोजन को पहचानता है और प्रयोजन के अर्थ में अपने क्रियाकलाप को सुनिश्चित करता है। वैदिक परंपराओं में, या जिनको हम आदर्शवादी दर्शन कहते हैं या जिनको हम वैदिक दर्शन कह रहे हैं, वैदिक दर्शन में जो लक्ष्य है वो मोक्ष का है। और मोक्ष के लिए उपासना पद्धतियों का जिक्र है। बहुत प्रकार की उपासना पद्धतियाँ हैं जिन उपासना पद्धतियों के माध्यम से मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करने की विधियों को वैदिक परंपरा में प्रस्तावित किया गया है। ऐसा कहते हैं कि मोक्ष जो है वो उपलब्ध होता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जो है वो कोई मानव परंपरा में प्रमाण के रूप में आके बताता हो कि मुझे मोक्ष उपलब्ध हो गया है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। परंपरा मान लेती है कि इस व्यक्ति को मोक्ष उपलब्ध हो गया होगा। तो मैंने कहा कि एक हिस्सा है
जिसको हम कह रहे हैं ज्ञान। दूसरा हिस्सा है जिसको कर्म और उपासना के रूप में विवेक कह रहे हैं, जहाँ पर लक्ष्य और प्रयोजन का पहचान होता है और उसके लिए जो है विधि प्रक्रिया प्रणाली आदि तय होती हैं, यानी उपासना पद्धतियाँ तय होती हैं। और तीसरा हिस्सा है विज्ञान। विज्ञान के माध्यम से मानव अपने शरीर के पोषण संरक्षण का काम करता है। जैसे कृषि का विज्ञान है, गौ पालन का विज्ञान है, या अलग अलग प्रकार के जो आवास निर्माण करने का जो विज्ञान है। और वेदों में कुछ अस्त्र शस्त्रों के विज्ञान का भी उल्लेख है, और कहीं कहीं जो है वेदों में विमान आदि बनाने का भी उल्लेख मिलता है। जलयान बनाने का भी मिलता है, हवाई जहाज बनाने के यान का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो केवल सूत्रों के रूप में मिलता है, उसकी कोई विधि प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी मानव की कल्पना में आता है तो कल्पना का कोई ना कोई आधार होता है। तो मूल बात यह है कि सनातन परंपरा जो है ज्ञान, विवेक और विज्ञान, इन तीन दृष्टिकोण से संपूर्ण अनुसंधान को हम लोग देख सकते हैं। यही धारा निरंतर बनी रहती है जिसको हम लोग कह रहे हैं। यदि हम इसको कहें तो ज्ञान बौद्धिक क्षेत्र होता है, जिसको हम विवेक कह रहे हैं वो सामाजिक क्षेत्र है, और जिसको हम विज्ञान कहते हैं वो प्राकृतिक क्षेत्र है। क्योंकि जो विज्ञान है उसका सीधा संबंध उत्पादन के साथ होता है। उत्पादन दो प्रकार का होता है, एक कृषि उत्पादन है और दूसरा जो है जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। तो कृषि उत्पादन भी विज्ञान विधि से ही होता है और औद्योगिक उत्पादन में भी विज्ञान का उपयोग होता है। तो विज्ञान जो है विधि प्रक्रिया प्रणाली पद्धति आदि को तय करता है, और इसको तय करने से पूर्व में उसमें कुछ प्राकृतिक नियमों का समझ होता है। तो प्राकृतिक नियमों को विधि प्रक्रिया प्रणाली पूर्वक गति देके मानव उत्पादन करता है, जिसका प्रयोजन जो है अर्थोपार्जन है, और अर्थोपार्जन के माध्यम से शरीर की आवश्यकता पूर्ति है। शरीर की आवश्यकता पूर्ति दो अर्थों में होती है। एक है जिसको हम लोग सामान्य आकांक्षा कहते हैं, जिसमें आहार आवास अलंकार संबंधी चीज़ें होती हैं। जैसे हम कृषि से जो पैदा करते हैं उसमें आहार पैदा करते हैं और आवास बनाने का काम करते हैं जो कृषि से भिन्न है, और इसके अलावा कुछ संसाधनों का विकास करते हैं। इसके बाद दूसरा जो आयाम है जो हम उत्पादन विधि से पैदा करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं। जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी है जिसमें दूरगमन है, दूरदर्शन है, दूरश्रवण है, यह सब विज्ञान का क्षेत्र है और ये मानव की महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है। दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण के रूप में जो हमने मोबाइल, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और टेलीविज़न, इंटरनेट आदि जो भी हमने विकसित किया है, इसका मूल प्रयोजन समाज गति है। समाज को गति देना है, तो समाज गति के अर्थ में ये सारा अनुसंधान है। इसीलिए जो वैदिक परंपरा है वो विज्ञान को इसी अर्थ में देखती है कि जो उत्पादन है, उत्पादन जो है अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ता है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो विज्ञान का जो लक्ष्य है वो उत्पादन का लक्ष्य है, और उत्पादन का मतलब होता है तन मन धन का उत्पादन, जिसको अर्थोपार्जन कहते हैं। अर्थ का मतलब तन मन धन होता है, धन का मतलब उत्पादित वस्तु होता है, मुद्रा नहीं होता है। हम लोग अभी धन को मुद्रा के रूप में मानते हैं, है ना, लेकिन जो धन होता है वो मूल रूप से उत्पादित वस्तु होती है। जैसे हम गेहूं, चावल आदि जो भी सब्जियां पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, ये सब धन है। या जो भी टेक्नोलॉजी पैदा करते हैं, ये सब मानव के लिए धन है। तो एक हिस्सा है जिसको हम लोग कह रहे हैं विज्ञान, दूसरा हिस्सा है विवेक। विवेक जो है सामाजिक क्षेत्र होता है। सामाजिक क्षेत्र का मतलब होता है हमारा जन्म जो है वो परिवार में माता पिता के सानिध्य में होता है। माता पिता से ही मानव संतान की उत्पत्ति है, और हर मानव संतान किसी परिवार में रहता है। परिवार में संबंध होते हैं, जैसे पिता पुत्री संबंध होता है, पिता पुत्री, माता पिता पुत्र पुत्री संबंध होता है। और जो पिता और माता के भाई बहन होते हैं उनको मिला के अभिभावक कहते हैं। तो अभिभावक और बच्चों का संबंध एक ये परिवार में संबंध होता है। और इसमें जो अभिभावक होते हैं, विशेष रूप से माता पिता होते हैं, वो संबंध निर्वाह करते हैं। संबंध निर्वाह करते हैं यानी बच्चों का भरण पोषण, संरक्षण, शिक्षित करना, संस्कारित करना, ये सब काम करते हैं, अनुशासित करना, और उनको
किसी व्यवसाय से जोड़ देना ताकि वो स्वावलंबी हो जाएं। जब तक बच्चे स्वावलंबी नहीं होते हैं तब तक माता पिता अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते रहते हैं। स्वावलंबी होने के बाद भी कर्तव्य निर्वाह निरंतरता जो है जब तक वो जीवित रहते हैं वो बनी रहती है। तो इसका मतलब है कि जो संबंध में जीना होता है मानव का वो निरंतरता के अर्थ में होता है, और यही मानव का सामाजिक क्षेत्र है जिसको हमारी वैदिक परंपरा जो है परिवार परंपरा के रूप में देखती थी। और परिवार का ही एक्सटेंशन जिसको हम लोग राज्य कहते हैं। राज्य क्या है? परिवार का एक्सटेंशन है ना, परिवार का विस्तार है। तो जिसको हम कहें कि राज्य जो है वो वृहद परिवार है, विस्तृत परिवार है। इसीलिए परिवार में जो क्रियाकलाप होता है वही राज्य में क्रियाकलाप होता है। जैसे माता पिता पोषण संरक्षण का काम करते हैं वैसे ही राज्य भी पोषण संरक्षण का काम करता है। इस तरीके से वैदिक परंपरा में सामाजिक क्षेत्र को पहचाना गया। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद एक दर्शन हुआ है जिसको अमरकंटक में ए नागराज जी ने प्रतिपादित किया। ए नागराज जी वेद मूर्ति परंपरा से थे और उनको श्रृंगेरी के शंकराचार्य चंद्रशेखरन सरस्वती जो है उनके गुरु हुआ करते थे, उनके परिवार परंपरा के। उनके अंदर वेदांत को लेके कुछ प्रश्न हुए तो उनके गुरुओं ने उनको ये निर्देश किया कि तुमको तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो समाधि में मिलेगा। और 1950 के आसपास वो अमरकंटक आ गए और उन्होंने आगम तंत्रोपासना विधि से साधना की और साधना करके समाधि उनको प्राप्त हुई। समाधि में अज्ञात ज्ञात हुआ नहीं, यानी जो प्रश्न के उत्तर है वो नहीं आए। तो फिर पतंजल योग सूत्र में विभूतिपाद में संयम नाम की साधना का उल्लेख है जिसमें लिखा है कि धारणा ध्यान समाधि त्रय में एकत्रत्वात् संयमा, ऐसा संयम का परिभाषा दिया है। संयम की साधना में कुछ कुछ सिद्धियों का उल्लेख है। विभूतिपाद में 18 प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख है। तो नागराज जी ने अपने प्रश्न से संबंधित मुद्दों पे संयम किया और उनको अस्तित्व प्रकट हो गया और उन्होंने इसके आधार पे 4 दर्शन लिखे है ना। उसमें से एक अनुभव दर्शन है, दूसरा मानव व्यवहार दर्शन है, तीसरा कर्म दर्शन है, चौथा अभ्यास दर्शन है। और इन दर्शनों को देखते हैं तो इनका क्लासिफिकेशन भी ज्ञान विवेक विज्ञान की तरीके से किया गया है। इसके बाद नागराज जी ने 3 शास्त्र और 3 वाद लिखे और एक मानव संविधान के रूप में की। मैं इस बात का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूँ कि वैदिक सनातन परंपरा में जो अनुसंधान करने की जो विधि है वो साधना विधि रही है, जिसमें ज्ञान गोचर विधि से ज्ञान को अनुभव गम्य बनाया जाता है। अभी हम लोग जिसको शोध अनुसंधान कहते हैं वो वैज्ञानिक विधियों से होता है। वैज्ञानिक विधियों में जो भी सच्चाइयों को पहचानने का प्रयास होता है वो इंद्रिय गोचर विधि से होता है। इंद्रिय गोचर का मतलब है जिनको हम लोग 5 ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, आँख कान नाक जीवा और इनको स्पर्श इंद्रिय आदि को। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रियों से संबंधित विषयों को पहचानते हैं। इन्हीं को गणितीय विधि से गणना करते हैं और गणना करके हम विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। इसी में से कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसमें हम लोग कारण कार्य का सिद्धांत आरोपित करके हम कुछ नियमों को पहचानने के प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग काज एंड इफेक्ट कहते हैं। जो आधुनिक परंपरा में जिसको रिसर्च कहते हैं, रिसर्च की जो बेसिक थ्योरी है, सिद्धांत है, वो कारण कार्य का सिद्धांत है। तो कारण कार्य के सिद्धांत के आधार पे कुछ नियमों को पहचानते हैं, उनको एक भाषा रूप देते हैं जिनको हम थ्योरी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। उन्हीं थ्योरी को अप्लाई करने से फिर हम और दूसरी थ्योरी निकालते हैं जिनको सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलीजियस थ्योरी कहते हैं या लीगल थ्योरीज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो अनुसंधान है उसको मैंने कहा कि वो इंद्रिय गोचर विधि से होता है और उसमें यंत्र को प्रमाण माना जाता है। लेकिन यदि सनातन परंपरा में यदि हम इसको देखते हैं तो अब हमको ऐसा पता लगता है कि सनातन परंपरा में अनुसंधान की विधि अलग है, रिसर्च की विधि अलग है। और इसलिए भी विधि अलग है क्योंकि उनके शोध अनुसंधान के मुद्दे जो है वो इंद्रिय गोचर नहीं है, ज्ञान गोचर हैं। जैसे विश्वास एक वस्तु है, वस्तु का मतलब वास्तविकता है। विश्वास होता है, हर व्यक्ति विश्वास को पहचानता है, लेकिन विश्वास का पहचान इंद्रियों से नहीं होता है।
सम्मान का पहचान इंद्रियों से नहीं होता है, जैसे न्याय का पहचान इंद्रियों से नहीं होता है, धर्म का, सत्य का पहचान इंद्रियों से नहीं होता है। तो ज्ञान गोचर विधि से ज्ञान गोचर वास्तविकताओं को पहचाना जाता है, जिसकी बात हमारी दर्शन परंपराओं में है, और विशेष रूप से ज्ञान मीमांसा के रूप में उत्तर मीमांसा में है, जिसमें अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद के रूप में 6 मत हैं, जिसमें ब्रह्म सूत्रों के आधार पर ज्ञान की मीमांसा की गई। मैं जिस गति से बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए आसान हो रहा है या कठिन हो रहा है समझना? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, इसका मुझे लगता है कि आपके यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो बाद में रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी, तो आप लोग एक बार 2 बार सुनेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं किसी एक बड़े कॉन्सेप्ट की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं इतने विस्तार के साथ बात कर रहा हूँ, है ना। और मैं ऐसा, और मैं इसके, हाँ, जैसा आपको आश्वस्त किया जा रहा है कि रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो परंपरा, सनातन परंपरा है, उसमें भी 2 विधियाँ रही हैं। एक विधि रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ज्ञान गोचर विधि है, और उससे ऐसी वास्तविकताओं को पहचाना जाता है जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती है। जैसे मैंने कहा, न्याय है, धर्म है, सत्य है, नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, या जिसको कहा कि विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव है ना। जब हम प्रेम को इंद्रियों की सीमा में पहचानने की कोशिश करते हैं तो वो अश्लीलता बन जाता है ना, उसको हम लोग काम वासना कहते हैं। लेकिन जब हम प्रेम को ज्ञान गोचर विधि से अस्तित्व में पहचानने की कोशिश करते हैं, तब वो ज्ञान गोचर विधि से इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत हो जाता है। और यही प्रेम जो है सामाजिक क्षेत्रों में पहचानने में आता है, जो माता पिता का बच्चों के साथ रहता है, जो भाई बहनों के बीच में रहता है, जो गुरु शिष्य के बीच में रहता है। ये जो हर संबंध में जो प्रेम रहता है, जो जिसको हम कहते हैं कि जो काम वासना से मुक्त प्रेम है, जो इंद्रिय गोचर विधि से मुक्त प्रेम है, उस प्रेम को ही जब हम ब्रह्म के साथ अपने प्रेम को पहचानते हैं, या ब्रह्म की जो अनुभूति करते हैं, उसको भी प्रेमानुभूति ही बोलते हैं ना, जिसमें हम ब्रह्म में अपने होने को पहचानते हैं। तो इस तरीके से जो ज्ञान गोचर जो वास्तविकताएं हैं, मूलभूत से वही अनुसंधान होता है। और सभी दर्शन, चाहे वो तत्व मीमांसा के रूप में हो, योग मीमांसा के रूप में हो, धर्म मीमांसा के रूप में हो, और ज्ञान मीमांसा के रूप में हो, वो ज्ञान गोचर वास्तविकताओं को पहचानने के अर्थ में, उनका विश्लेषण विवेचना करने के अर्थ में ही प्रस्तुत हुए हैं। इंद्रिय गोचर ज्ञान को हम लोगों ने बहुत ऐसा माना है कि वो सामान्य ज्ञान होता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जो भी हमको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की जानकारी मिलती है, जैसे जीभ से हम लोग खट्टा, मीठा, चिरपिरा, तीखा, आँखों से विविध प्रकार के आकार, रूप, है ना, और रंगों को पहचानते हैं, इसी प्रकार से इंद्रियों से संबंधित जितनी लाक्षणिकता है वो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आती है। और इसीलिए इससे संबंधित ज्ञान को स्थूल ज्ञान कहते हैं। यही ज्ञान जब हम संबंधों में पहचानते हैं, जैसे उसको हम लोग कहते हैं कि ये सूक्ष्म ज्ञान है। और जब हम इसको ब्रह्म की सत्ता के रूप में, नियम की सत्ता के रूप में, न्याय की सत्ता के रूप में इसको पहचानते हैं, तब हम इसको कारण ज्ञान कहते हैं। तो कारण, सूक्ष्म और स्थूल, तो इस तरीके से यदि हम वैदिक अनुसंधान को देखते हैं, तो वैदिक अनुसंधान स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, और कारण से महाकारण में जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि महाकारण में ईश्वर की अनुभूति होती है, ब्रह्मानुभूति होती है। इस तरीके से हम लोग कारण ज्ञान को पहचानते हैं, जिसको हम लोग सूक्ष्म ज्ञान कह रहे हैं। सूक्ष्म ज्ञान का मतलब होता है कि ये जो कारण ज्ञान में जो अनुभूति प्राप्त होती है, वो हमारे जीने में प्रमाणित होती है, जैसे संबंधों में प्रमाणित होती है। और संबंधों के विस्तार को यदि हम मानव परंपरा में या सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं,
तो मानव परिवार में संबंध होते हैं, फिर मानव परिवार के बीच में संबंध होते हैं जिसको समाज कहते हैं, और समाज के बीच में जो संबंध है वो राष्ट्र तक सूत्रित होता है, फिर राष्ट्र के बीच में संबंध होते हैं जिनको इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये सारे संबंधों में एक दूसरे के साथ विश्वास होता है, सम्मान होता है ना, एक दूसरे के प्रति गौरव होती है, एक दूसरे के प्रति जिसको कह रहे हैं कि श्रद्धा होती है, प्रेम होता है। इस रूप में ही संबंध की स्वीकृति होती है। तो संबंध को मूल रूप से जोड़ने वाली जो वस्तु है जो विश्वास है, और विश्वास को जो पहचानना है वो इंद्रिय गोचर विधि से नहीं होता है, ज्ञान गोचर विधि से होता है, जो वैदिक परंपरा में ज्ञान गोचर विधि से अनुसंधान करने की एक समृद्ध परंपरा रही है। इसीलिए जो वेदों में ज्ञान है उसी ज्ञान को ब्राह्मण और उपनिषद में दर्शन के रूप में व्यक्त किया गया है, और इन्हीं दर्शन से फिर दर्शन के जो आचार्य हैं उन्होंने षट दर्शनों का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में पहचानते हैं। इस प्रकार से एक ज्ञान की धारा है, और यदि इसी ज्ञान की धारा को यदि हम आधुनिक तरीके से देखें, जैसा कि जैसा हम लोग कह रहे हैं आधुनिक परंपरा में कि कॉग्निटिव नॉलेज, एक कॉग्निटिव नॉलेज होती है जिसको संज्ञानीयता भी बोलते हैं, संज्ञान भी बोलते हैं ना, और दूसरा है जिसको बिहेवियरल एरिया बोलते हैं। तो आदमी को यदि हम समझने जाते हैं, और जैसा कि ब्लूम का टैक्सोनॉमी है, ब्लूम करके एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने नॉलेज क्लासिफिकेशन का काम किया है जिसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ब्लूम ने भी 3 हिस्सों में इसको बांटा है। एक है जिसको कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं, दूसरा बिहेवियरल डोमेन है, और तीसरा साइकोमोटर डोमेन है। यदि बिहेवियरल डोमेन को देखें तो इसका संबंध विवेक के साथ है, कॉग्निटिव डोमेन को देखें तो वो ज्ञान से जुड़ता है, और जिसको साइकोमोटर कहते हैं, साइकोमोटर जो है साइंस टेक्नोलॉजी की टैक्सोनॉमी है ना, जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो इस तरीके से ब्लूम भी पूरे सिस्टम को, यानी जो नॉलेज सिस्टम है या जो पूरा जो नॉलेज का डोमेन है, इसको 3 हिस्सों में देख रहा है ना। एक है कॉग्निटिव, दूसरा बिहेवियरल, और तीसरा टैक्सोनॉमी। हमारी जो AICTE है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज का कैरिकुलम और कंटेंट को तय करती है, निश्चित करती है, या नियामक संस्था है जो सारी इंजीनियरिंग कॉलेज की नियामक संस्था है, वो भी ब्लूम की टैक्सोनॉमी को फॉलो करती है। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो खासकर जो साइकोमोटर है ना, उस वाली जो विज्ञान की जो वस्तु है उसको, उसके विभिन्न आयामों को अभिव्यक्त करती है। तो इसका मतलब है कि जो सनातन परंपरा में ज्ञान, विवेक और विज्ञान के तरीके से विचार करने की जो परंपरा रही, वही परंपरा जो है ब्लूम तक आते आते भी उसको कॉग्निटिव, बिहेवियरल और साइकोमोटर नाम दिया है, लेकिन वो ज्ञान, विवेक और विज्ञान ही है। इस तरीके से यदि हम आदमी के जीने को देखते हैं, अब प्रश्न उठता है क्या ये आदमी के जीने से ये बात जुड़ती है? तो पता लगता है कि आदमी के जीने के भी 3 ही क्षेत्र हैं। एक है बौद्धिक क्षेत्र, और आदमी के जीने का जो दूसरा क्षेत्र है वो सामाजिक क्षेत्र है, और तीसरा क्षेत्र है जिसको हम लोग विज्ञान का क्षेत्र कह रहे हैं, जो प्राकृतिक क्षेत्र है। प्राकृतिक क्षेत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारे उत्पादन का जो प्रयोजन है, प्राकृतिक क्षेत्र का जो संबंध है वो अर्थोपार्जन से है, जिसको मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूप में अर्थोपार्जन होता है। और अर्थोपार्जन का मूल प्रयोजन जो है वो शरीर का पोषण संरक्षण होता है। अर्थोपार्जन के माध्यम से माता पिता अपने संतान के साथ उनके शरीर के पोषण संरक्षण में इसका उपयोग संबंध निर्वाह के अर्थ में करते हैं, जिसको हम लोग कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह भी बोलते हैं। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको खिलाना पिलाना, उनके कपड़े लत्ते, शिक्षा दीक्षा, इस सब में अर्थोपार्जन की आवश्यकता होती है। इसीलिए सामाजिक क्षेत्र के लिए भी, जो सामाजिक क्षेत्र के निर्वाह के लिए भी अर्थोपार्जन की आवश्यकता होती है। इस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है उसी को हम लोग वैदिक परंपरा में राजनीति बोलते थे। अभी राजनीति अलग से एक शास्त्र बन गया, लेकिन वैदिक, इसलिए आप लोग चाणक्य को जब पढ़ेंगे तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र के रूप में राजनीति शास्त्र लिखा है। तो मूल रूप से वो एक आर्थिक कार्यक्रम है, और आर्थिक कार्यक्रम का संबंध जो है विज्ञान के साथ होता है।
ऐसा ही मैंने कहा कि ब्लूम देख रहे हैं और ऐसा ही वैदिक परंपरा देख रहे हैं। इसमें मूल बात है कि आदमी के जीने से यदि जुड़ता है कि नहीं। वैदिक परंपराओं के बारे में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वैदिक परंपराओं में जो ज्ञान है वो अनिर्वचनीय हो गया। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसको भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, कथन में कहा नहीं जा सकता, वो अनुभूति जन्य है। अनुभूति जन्य होने के कारण से उसका कोई प्रमाण नहीं होता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो वैदिक ज्ञान है वो रहस्य में उलझ गया, रहस्य में चला गया है ना, ऐसी जगह पे हो गया। जो वेद का ज्ञान है वो भाषा में व्यक्त नहीं हो पा रहा है ना, ऐसा, इसीलिए अनिर्वचनीयता को जो है बोला गया। लेकिन यदि वैदिक ज्ञान में जो भी ज्ञान के रूप में उपलब्धि अनुभूति होती है, यदि ये आचरण में उतरती है, व्यवस्था में उतरती है, तो उस ज्ञान का प्रमाण मिलता है। और इसीलिए हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें आचरण के आधार पर, उसमें आचरण को ही पहचाना जाता है। जैसे हम अपनी सनातन परंपरा में जिन लोगों की पूजा करते हैं देवी देवताओं के रूप में, उनके आचरण की ही उपासना करते हैं मूल रूप से, क्योंकि उनकी अनुभूतियों का पता नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि आदमी के एक जीने का क्षेत्र है, जीने के क्षेत्र को समझते हैं तो उसमें एक बौद्धिक क्षेत्र है, दूसरा सामाजिक क्षेत्र है, और तीसरा उत्पादन और व्यवस्था से संबंधित क्षेत्र है। बौद्धिक क्षेत्र में ही यदि हम एकेडमिक पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, हमारे डॉक्टर संजीव सराफ जी बैठे हुए हैं और वो लाइब्रेरी साइंस के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने उसमें पीएचडी की है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने पीएचडी कराई है। तो उनको भी पता होगा कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है वो जॉन डेबी ने किया था, और जॉन डेबी ने पूरे नॉलेज सिस्टम को क्लासीफाई किया। और यदि इस क्लासिफिकेशन को 0 से 9 में उन्होंने वर्गीकृत किया था डेबी ने, है ना, जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसको ब्लूम ने 3 आयाम में किया है, जिसको मैंने कहा कि उसमें से एक काग्नेटो है, दूसरा बिहेवियरल है, तीसरा साइकोमोटर है। उसी को जॉन डेबी ने 10 यूनिट में बांट दिया है, 1 से लेके 9 तक। और 0 में जो अनक्लासिफाइड जो लिटरेचर है या नॉलेज है उसको उन्होंने 0 में डाल दिया है, जैसे जर्नलिज्म को 0 में डाल दिया है, या जिसको हम लोग आज एजुकेशन कह रहे हैं वो भी 0 में डाला हुआ है ना। तो इस तरीके से पूरे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में नॉलेज के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, ज्ञान का वर्गीकरण देखते हैं, तो उसमें पता लगता है एक बड़ा क्षेत्र है जो फिलॉसफी का है, रिलीजन का है, लॉजिक का है, जिसको मीमांसा का भी क्षेत्र बोलते हैं ना। ये सारा बौद्धिक क्षेत्र है मानव परंपरा में। भाषा भी इसी में आती है। तो भाषा है, तर्क है, लॉजिक है, फिलॉसफीज हैं, मीमांसाएं हैं। मीमांसा मतलब फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन से, है ना। तो ये एक पूरा जो है एरिया है जिसको हम लोग बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं। इस बौद्धिक क्षेत्र में जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जैसे जो फिलॉसफिकल कंक्लूजन्स निकलते हैं, आज की भाषा में बात करें तो जैसे कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म से कुछ कंक्लूजन्स निकाले, उन कंक्लूजन को बिहेवियरल क्षेत्र में अप्लाई किया, और इसके बाद उन्होंने व्यवस्था के क्षेत्र में उसको अप्लाई किया। जब व्यवस्था के क्षेत्र में अप्लाई किया तो उससे कम्युनिस्ट सिस्टम निकला, और जब बिहेवियरल क्षेत्र में अप्लाई किया तो उससे भौतिकवादी जो है सामाजिक व्यवस्था निकली, है ना। अब वो व्यवस्था है अव्यवस्था है, इस चर्चा में अभी मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि एक एरिया बौद्धिक क्षेत्र है मानव का, जिसमें वो किसी मानसिकता से संपन्न होता है, और मानसिकता को बनाने में जो योगदान होता है वो विचारधाराओं का होता है, दर्शन का होता है, मीमांसाओं का होता है ना, और भाषा का भी होता है। भाषा यदि अपनी अर्थवत्ता के साथ किसी व्यक्ति के अंदर अभिव्यक्त होती है, तभी उसमें भाषाई मानसिकता का निर्माण होता है। यदि भाषा अर्थवत्ता के बिना ही भाषा का उपयोग होता है तो पूरी जिंदगी में कोई भी मानसिकता का पहचान जो है व्यक्ति में नहीं होता है। किसी भी जो व्यक्ति की पहचान है वो उसकी मानसिकता के रूप में ही होती है। मानसिकता विहीन कोई व्यक्ति की पहचान नहीं होती। व्यक्ति का जो पहचान है वो उसकी मानसिकता के आधार पर ही होता है।
मानसिकता ही आचरण में उतरती है और आचरण ही व्यवस्था में उतरता है। इस तरीके से ये तीन तीन प्रकार की कैटेगरी है। ये जो मानसिकता का जो क्षेत्र है, जिसको हमने बौद्धिक क्षेत्र कहा, इसी को संस्कृति का क्षेत्र भी बोलते हैं। संस्कृति का मतलब होता है जब विचार में कोई निष्कर्षात्मक विचार को हम लोग पहचानते हैं, उसी को हमारी परंपरा में कहा गया धर्मपूर्ण विचार के रूप में पहचानते हैं। नागराज जी ने उसको कहा कि समाधानात्मक विचार के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि विचार का प्रयोजन जो है वो समस्या नहीं होता है। सारी विचार परंपरा का जो प्रयोजन है वो समाधान होता है। समाधान को पहचानने के लिए ही विचार क्रिया मानव परंपरा में जो है वो दिखाई देती है। कोई भी विचार जो है समस्या बढ़ाने के लिए नहीं होता है। जैसे शिक्षा के रूप में जो विचार की क्रिया है, शिक्षा के रूप में, शोध के रूप में जो विचार का क्रिया है, जो शोध के माध्यम से विचारों को, दर्शन को, सिद्धांतों को विश्लेषित करके उससे कोई निष्कर्ष निकालते हैं जो मानव समस्या के समाधान के अर्थ में होते हैं। इसीलिए नागराज जी ने जो विचार का आयाम है उसको समाधान का क्षेत्र, या जो बौद्धिक आयाम है उसको समाधान के क्षेत्र के रूप में, समाधानात्मक विचार को धर्मपूर्ण विचार के रूप में और धर्मपूर्ण विचार को संस्कृति के रूप में उन्होंने स्पष्ट किया है। वैदिक परंपरा में भी जो निष्कर्षात्मक विचार हैं, जो सकारात्मक विचार हैं, उन्हीं को संस्कृति के रूप में जैसे पहचाना गया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो सर्वे भवन्तु सुखना की है, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु की है, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है, या वसुधैव कुटुंबकम के रूप में है। इस प्रकार से एक संस्कृति होती है, और यही संस्कृति जब व्यवहार में यानी सामाजिक क्षेत्र में उतरती है, जब संबंधों में अभिव्यक्त होती है, चाहे वो संबंध परिवार में हो, चाहे वो संबंध समाज में हो या राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में हो, तब वो सभ्यता का रूप ले लेती है। यानी संस्कृति जब आचरण में उतरती है, संस्कृति जब व्यवहार में उतरती है, संस्कृति जब संबंध निर्वाह में न्यायपूर्ण संबंध के रूप में अभिव्यक्त होती है, तब हम ये कहेंगे कि वो सभ्यता है। यदि अन्याय के रूप में उतरती है तो असभ्यता है। तो इसलिए सभ्यता का संबंध जो है वो सामाजिकता से होता है, सामाजिक क्षेत्र के रूप में होता है। तो आदमी का जो जीना है वो सामाजिक क्षेत्र में भी होता है, बौद्धिक क्षेत्र में होता है। बौद्धिक क्षेत्र में जीना उसका स्वयं में होता है, क्योंकि जो विचार का क्षेत्र होता है वो अपने अंदर ही होता है, विचार का क्षेत्र जो है। और जब हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार दो लोगों के बीच में ही होता है। जैसे परिवार में माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है, तो माता पिता के बीच में, या माता पुत्र के बीच में, माता पुत्री के बीच में, या पिता पुत्र पुत्री के बीच में संबंध होता है। तो जो संबंध होता है वो कम से कम दो लोगों से शुरू होता है और पूरी मानव जाति तक यानी अखंड समाज तक जो है सूत्रित होता है। तो इस तरीके जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें जीने के जो आयाम हैं या जीने के जो परिप्रेक्ष्य हैं वो व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्र। इस तरीके से जीने का सामाजिक क्षेत्र पहचानने में आता है। संबंधों में जो जीना होता है उसको न्यायपूर्ण जीना कहते हैं। संबंधों को यदि हम समझने जाते हैं, जिसको हम सामाजिक क्षेत्र कह रहे हैं, जिसको सभ्यता का क्षेत्र कह रहे हैं, जिसको विवेक का क्षेत्र भी कह रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास ज्ञान है और संबंधों में जीना नहीं आता है तो लोग कहते हैं इनको विवेक नहीं है। विवेक का मतलब होता है कि ज्ञानी आदमी को संबंध में जीना आता है, रिलेशनशिप में जीना आता है। यदि जीना नहीं आता है तो वो अविवेकी है, इसलिए इसको विवेक का क्षेत्र भी कहते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में समझने वाली जो वस्तु है वो रिलेशनशिप है, संबंध है। और इस संबंध को हमारी वैदिक परंपरा में बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया गया है, और उसी अध्ययन के आधार पे एक सामाजिक व्यवस्था की संकल्पना की गई। प्रकारांतर से उन सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें परिमार्जन होता रहा है। और अभी क्योंकि भौतिकवादी युग आ गया है, इसलिए एक बार पुनः सामाजिक व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो जब हम संबंध को समझने जाते हैं तब हमको ये पता लगता है कि संबंध में संबंध की स्वीकृति, जैसे माता पिता और पुत्र पुत्री के रूप में, यदि पहले माता और पुत्र पुत्री के बीच में संबंध को पहचाने तो माँ जिस संतान को जन्म देती है उस संतान के साथ उसका नैसर्गिक रूप से संबंध की स्वीकृति रहती है। और क्योंकि नैसर्गिक रूप से संबंध का स्वीकृति रहती है, इसीलिए माता में नैसर्गिक रूप से पोषण और संरक्षण की स्वीकृति भी रहती है।
इसीलिए वो अपने संतान का पोषण करती है और उसका संरक्षण करती है ना। तो इसका मतलब है कि यदि हम संबंध को समझते हैं तो उसमें पहला मुद्दा संबंध की स्वीकृति है। यदि संबंध में स्वीकृति नहीं है, अस्वीकृति है, वो संबंध नहीं है, उसको हम लोग संबोधन कह सकते हैं, लेकिन वो संबंध के रूप में नहीं है। तो संबोधन एक अलग चीज होती है और संबंध एक अलग होती है। संबंध की स्वीकृति, और जैसे ही संबंध स्वीकार होता है वैसे ही संबंध निर्वाह के रूप में, कर्तव्य दायित्व निर्वाह के रूप में, है ना, निर्वाह शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं व्यवहार। व्यवहार का मतलब होता है संबंधों का निर्वाह करना। संबंधों का निर्वाह दो प्रकार से होता है। एक मूल्यों के रूप में होता है, जैसे विश्वास का निर्वाह, सम्मान का निर्वाह। जैसे हम अपने संबंधी का सम्मान करते हैं, संबंधी हमारा सम्मान करता है। हम विश्वास करते हैं, वो हमारे ऊपर विश्वास करता है। इस तरीके से विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव का निर्वाह होता है। और दूसरा निर्वाह होता है जिसको हमने कहा उसके पोषण के रूप में और संरक्षण के रूप में। तो संतान का शरीर है, तो शरीर का पोषण होता है। शरीर का पोषण आहार से ही होता है ना। आहार के बिना तो शरीर का पोषण होता नहीं। फिर उसका जो संरक्षण है, तो शरीर का संरक्षण वस्त्र से भी होता है, और जिसको हम लोग घर बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, घर भी शरीर के संरक्षण के अर्थ में है। तो घर क्या करता है और वस्त्र क्या करते हैं? ठंडी, गर्मी, बरसात आदि से शरीर की सुरक्षा करते हैं, जीव जंतुओं से शरीर की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए आहार का प्रयोजन शरीर का पोषण है, और वस्त्र और आवास का जो प्रयोजन है वो शरीर का संरक्षण है। इस तरीके से संबंध निर्वाह में पोषण, संरक्षण, कर्तव्य दायित्व का निर्वाह, संबंध की स्वीकृति, इसकी निरंतरता के बने रहने को न्याय कहते हैं। इस तरीके से सामाजिक क्षेत्र जो है वो न्याय का क्षेत्र है। और न्याय की निरंतरता जो है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र तक बनी रहती है। यदि ये बनी रहती है तो मानव सुखपूर्वक रहता है। यदि जहाँ जहाँ अन्याय होता है, यदि व्यक्ति में अन्याय होता है, परिवार में अन्याय होता है, समाज में अन्याय होता है, राष्ट्र में अन्याय होता है, या अंतर्राष्ट्र में अन्याय होता है, वो मानव के दुख का कारण बनता है। इससे ये सिद्धांत निकलता है कि मानव न्यायपूर्वक ही सुखी होता है, अन्याय में मानव दुखी होता है। इसी प्रकार से इसी को जब हम समझते हैं, यदि ये मानव सभ्यता में, यानी परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में न्याय के जीने को पहचाना जाता है, उसी को सभ्यता कहते हैं। और यदि इसको न्याय के रूप में नहीं पहचान पाते हैं और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जीते हैं, जिसको ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, दम, पाखंड आदि के साथ जीना कहते हैं, उसको अन्याय कहते हैं। वो असभ्यता का प्रकटन है, असभ्यता की अभिव्यक्ति है। तो इसलिए जो सामाजिक क्षेत्र है, तो जब हम इसको सामाजिक कह रहे हैं तो सभ्यता है, जब असामाजिक कह रहे हैं तो असभ्यता है। जब विचार में समाधान है तो संस्कृति है, जब विचार में समस्या है तो अपसंस्कृति है। यदि विचार में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य के अलावा अनियंत्रण, असंतुलन, है ना, अन्याय, अधर्म, असत्य की अभिव्यक्ति है, उस विचार को समस्यात्मक विचार कहते हैं। और जो समस्यात्मक विचार है वो मानव के दुख का कारण बनता है, पीड़ा का कारण बनता है ना। तो इसलिए वैचारिक समाधान सुख देता है और व्यवहार में न्यायपूर्वक जीना जो है वो सुख देता है। इस तरीके से हम लोग सुख के स्रोत को हम लोग समाधान और न्याय के रूप में पहचान सकते हैं, जो बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र है। अब प्रश्न उठता है, इसी को मैंने कहा कि एक विज्ञान का क्षेत्र है, दूसरा विज्ञान का क्षेत्र है। जो ज्ञान है वही जब सामाजिक क्षेत्र में उतरता है, या जिसको सामाजिक आयाम में उतरता है या संबंधों में उतरता है, उसको विवेक कहते हैं। इसलिए जब हम विवेक का अध्ययन करते हैं तो उसमें ज्ञान शामिल रहता है। अभी क्या हुआ है, जो भौतिकवादी शिक्षा आई है, इसने क्या किया है कि इस सबको फ्रेगमेंटेड कर दिया है, नॉलेज सिस्टम को फ्रेगमेंटेड कर दिया है। जैसे हमारे जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, इसमें मूल रूप से बेसिक जो डिसिप्लिन था उसको हम लोग फिलॉसफी कहते थे, और फिलॉसफी के बाद जो दूसरा डिसिप्लिन है जिसको मैथमेटिक्स बोल रहे थे, और तीसरा डिसिप्लिन है जिसको सोशल साइंस कह रहे थे, और चौथा है जिसको साइंस कह रहे हैं, नेचुरल साइंस कह रहे थे, और पांचवा जो डिसिप्लिन डेवलप हुआ था
जिसको अभी हुआ है, जिसको हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये 5 ही फंडामेंटल बेसिक डिसिप्लिन्स हैं। इन्हीं डिसिप्लिन्स के साथ जो है सारा एकेडमिक जो है वो डेवलप हुआ है, क्योंकि फिलॉसफी और गणित का एप्लीकेशन जो है वही साइंस के रूप में होता है। जिसको हम लोग फिलॉसफी कहते हैं वही सोशल साइंसेस में आती है। यदि फिलॉसफी के जो निष्कर्ष हैं वो मानव के जीने में आते हैं, तभी सोशल साइंसेस आती हैं। सोशल साइंस का जो पर्पस था वो रेगुलर बिहेवियर को समझना था। मानव का रेगुलर बिहेवियर जो है यदि वो समझ में आता है तो सोशल साइंस का प्रयोजन पूरा होता है। उसी प्रकार से जिनको हम लोग नेचुरल साइंसेस कह रहे हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री आदि जो प्योर साइंस कहते हैं आज की भाषा में, उसका भी जो पर्पस था वो नेचर के रेगुलर बिहेवियर को समझना था। क्योंकि नेचर को यदि हम समझते हैं, जैसे हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी का सूर्य के साथ, पृथ्वी का जो अपने सौरमंडल में यदि उसके क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि पृथ्वी का जो बिहेवियर है वो रेगुलर बिहेवियर है, एक प्रकार से ऑर्डरली बिहेवियर है, एक प्रकार से निश्चित आचरण है, क्योंकि उसकी गति निश्चित है, उसका क्रियाकलाप निश्चित है, उसका परिणाम, फल परिणाम भी निश्चित है। इसीलिए मौसम की निश्चितता जो है वो पहचानने में आती थी, जो फल परिणाम के रूप में होती है। तो इसलिए जो विज्ञान का जो प्रयोजन था वो रेगुलर बिहेवियर को पहचानना था। तो जो फिलॉसॉफिकल जो निष्कर्ष हैं, यदि वो सोशल साइंस में रेगुलर बिहेवियर को यानी मानव के निश्चित आचरण को पहचान पाते हैं और मानव उस निश्चित आचरण में जीता है, तभी उसको हम कहेंगे कि ये सभ्यता है, नहीं तो असभ्यता है। संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वो फ्रेगमेंटेड हो गया और इसके कारण से सोशल साइंस जो है वो नेचुरल साइंस से कट गई और जो नेचुरल साइंसेस हैं वो फिलॉसफी से कट गई, सोशल साइंस फिलॉसफी से कट गई और नॉलेज का जो है फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंट, टुकड़े टुकड़े होने से हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ के नहीं देख पाए और इसीलिए जिसको कहें कि जीने के सभी आयाम भी इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गए। आदमी को अखंडता में, अविभाज्यता में ही समझा जा सकता है। इसीलिए जो आज का जो मैंने व्याख्यान का मुद्दा तय किया था वो ये तय किया था कि ज्ञान, विवेक, विज्ञान की अविभाज्यता को, अखंडता को, है ना, नॉलेज सिस्टम में कैसे पहचाना गया है, सनातन परंपरा में कैसे पहचाना गया है, और जो आधुनिक एकेडमिक्स है उस आधुनिक जो प्रचलित जो एकेडमिक्स है, अकादमिक जो क्षेत्र है, इसमें भी क्या ज्ञान, विवेक, विज्ञान की एक सूत्रता, एकात्मकता, सामरस्यता या एकत्व जिसको कह रहे हैं, या अनडिवाइडेडनेस जिसको कहते हैं, क्या उसको पहचाना गया है? तो मेरे हिसाब से तो पहचाना गया है, क्योंकि मैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी को देखता हूँ तो ब्लूम भी यही कह रहे हैं कि जो कॉग्निटिव, बिहेवियरल और साइकोमोटर है, इन तीनों के बीच में अंतर संबंध है। हालांकि ब्लूम साइकोमोटर को जो है वो व्यवस्था के आयाम से नहीं जोड़ पा रहे हैं, जो भारतीय सनातन परंपरा में जिसको जोड़ा गया है। और इसीलिए सारा जो अर्थ चिंतन है, अर्थ चिंतन राज्य व्यवस्थाओं को, विधि व्यवस्थाओं को जन्म देता है, जिसको हम लोग विवेक का चिंतन कह रहे हैं, जिसको कर्म और उपासना का क्षेत्र कह रहे हैं, जिसको संबंधों का क्षेत्र के रूप में सामाजिक क्षेत्र कह रहे हैं। ये सामाजिक क्षेत्र को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बौद्धिकता से नियंत्रित होती है। कोई भी जो सामाजिकता है, बिना बौद्धिकता के सामाजिकता नहीं होती, यानी बिना संस्कृति के सभ्यता नहीं होती और बिना संस्कृति सभ्यता के व्यवस्था नहीं होती। इसीलिए मानव के जो जीने के क्षेत्र हैं, जिनको हम लोग संस्कृति, सभ्यता और व्यवस्था कहते हैं, व्यवस्था विधि सम्मति होती है, विधि विहीन व्यवस्था नहीं होती है। इसीलिए विधि व्यवस्था शब्द का उपयोग जो है सनातन परंपरा में मिलता है। और इसीलिए यदि हम किसी समुदाय को देखते हैं, किसी धर्म को देखते हैं, किसी राज्य को देखते हैं, या पूरी मानव जाति को अनडिवाइडेड सोसाइटी के रूप में देखते हैं, यानी अखंड समाज के रूप में या वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखते हैं, तो मानव के जीने के जो आयाम हैं वो सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था है। इसमें संस्कृति जो है बौद्धिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र के रूप में सभ्यता है, और जिसको हम प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें उत्पादन, और उत्पादन जो है वो अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के रूप में है।
क्योंकि जो उत्पादन है उसके 3 आयाम हैं। मैंने अर्थव्यवस्था का मतलब होता है उत्पादन आयाम से, है ना। हम अर्थोपार्जन करते हैं। अर्थोपार्जन कैसे करते हैं? प्रकृति पे श्रम करते हैं। मानव प्रकृति में श्रम करता है, और कैसे श्रम करता है? अपनी बौद्धिकता को, पांडित्य को उसमें लगाता है। जैसे कृषि उत्पादन की जो प्रणाली, पद्धति, प्रक्रिया, नियमों का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के साथ प्रकृति में श्रम पूर्वक उत्पादन होता है ना। इसको कह रहे हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। दूसरा होता है कि जो भी अर्थ पैदा होता है, जितने भी प्रकार से हम लोग अर्थ का उत्पादन करते हैं, जितने भी प्रकार की उत्पादित वस्तुएं हैं, इनका सुरक्षात्मक कार्यक्रम होता है ना। मैंने कहा कि मूल रूप में अर्थ है वो तन मन धन के रूप में रहता है। तन मन धन की सुरक्षा करना एक सुरक्षात्मक कार्यक्रम है, और सुरक्षात्मक कार्यक्रम को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। और तीसरा होता है कि जो भी उत्पादित वस्तु है, चाहे वो तन के रूप में हो, मन के रूप में हो, धन के रूप में है। मन के रूप में क्या उत्पादित वस्तु है? तो जितना भी दर्शन है, विचारधाराएं हैं, जितनी भी बौद्धिक संपदा है, वो मन के रूप में उत्पादन है। इसके बाद आता है तन और धन। तो तन और तन का उपयोग जो है हम प्रकृति में करते हैं, उससे धन का उत्पादन होता है। इसीलिए तन मन धन, इन तीनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करना ही धर्म व्यवस्था कहलाती थी। जो प्रकारांतर से अभी धर्म व्यवस्था जो है वो विलोपित हो गई, और इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोगता को सिखाने का कोई प्रोविजन नहीं है। मुझे लगता है कि शिक्षा संस्थाओं को जो प्राकृतिक संसाधन हैं और जो मानवकृत संसाधन जो मानव ने विकसित किए हैं, जिनको हम लोग बौद्धिक संपदा कह रहे हैं, जिनको हम लोग फिलॉसफीज या विचारधारा कह रहे हैं, जिनको हम तर्क कह रहे हैं, है ना, जिसको हम भाषा कह रहे हैं, तो ये जो संपदा है, इस संपदा को संरक्षित करने का काम शिक्षा संस्थाओं को ही करना पड़ेगा। क्योंकि राज्य जो है, राज्य में जो धर्म व्यवस्थाएं हैं, वो सदुपयोगता से कट गई हैं। धर्म व्यवस्थाएं जो हैं, यदि धर्म व्यवस्थाओं को आज हम मूल्यांकित करते हैं तो हम ऐसा पाते हैं वो ज़्यादा प्रचार प्रसार में फंस गई है, वो ज़्यादा बौद्धिकता में फंस गई है, प्रदर्शन में फंस गई है, स्पर्धा में फंस गई है, और इसके कारण से उनमें द्वेष आ गया है, उनमें दूसरे संप्रदायों के रूप से द्वेष आ गया है। जबकि संप्रदाय शब्द का अर्थ होता था सम्यक प्रदाय क्रिया। यदि कोई संप्रदाय जो है कोई भी प्रकार के अनुसंधान पूर्वक किसी चीज को उपलब्धि के रूप में हासिल करता था, उसको सम्यक रूप से पूरे समाज में बांटता था। उस समय बौद्धिक संपदा कानून नहीं था, वैदिक परंपरा में कोई बौद्धिक संपदा कानून नहीं था। तो जो भी अनुसंधान होता था वो उसका लोक व्यापीकरण होता था, वो सर्व को सुलभ होता था, लेकिन वो किसी संप्रदाय में होता था। जैसे वैदिक संप्रदाय में होता था या वैयाकरण संप्रदाय में होता था। तो वैयाकरण संप्रदाय में व्याकरण संबंधी अनुसंधान होते थे, और फिर अनुसंधान के जो निष्कर्ष होते थे वो लोक व्यापीकरण होते थे। अभी ये बौद्धिक कानून के रूप में कारपोरेट के हाथ में जाके लाभोन्माद में फंस गया है। हमारी सारी बौद्धिकता जो है वो बाजार में बिकने की चीज हो गई है, और बाजार में बेच के पैसा कमाने की चीज हो गई है ना। हालांकि पैसे की अपनी एक सीमा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो उत्पादन का क्षेत्र है, जो प्राकृतिक क्षेत्र है, जो विज्ञान का क्षेत्र है, इसके 3 आयाम हैं। एक आयाम है उत्पादन का, दूसरा आयाम है उत्पादित वस्तु की सुरक्षा का, तीसरा उत्पादित वस्तु के सदुपयोग का आयाम भी है। अभी जो इंडस्ट्रीज में जो उत्पादन होता है या जो कृषि संबंधी उत्पादन होता है, उसके सदुपयोग को सिखाने का कोई सिस्टम नहीं है समाज में। समाज में ना तो कृषक जो है उसका सदुपयोग सिखाता है, जैसे जो तकनीकी में मोबाइल से लेके जितने भी प्रकार के हम लोग संसाधन देख रहे हैं, तो इंडस्ट्री केवल उसका उत्पादन करती है, सदुपयोग नहीं सिखाती है। तो ये जो सदुपयोग सिखाने का जो क्षेत्र है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो एक प्रकार का वैक्यूम क्रिएट हो गया है। जो धार्मिक संस्थाओं को जिस जिम्मेदारी का निर्वाह करना था, शायद वो सदुपयोगता का काम जो है, हालांकि वैदिक परंपरा में दिखता है, और इसलिए वैदिक परंपरा पेड़ का संरक्षण, वन का संरक्षण, खनिज का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, कुओं के संरक्षण और उनके सदुपयोग को लेके बहुत सारे उपदेश देती थी।
जो अभी कर्मकांड के रूप में हमारी परंपरा में देखने को मिलते हैं, और कर्मकांड का तार्किक आधार खो जाने के कारण से हम लोग वैज्ञानिक परंपराओं के सामने नतमस्तक हो गए, जबकि हमको वैदिक अनुसंधान में उनके कारणों को पहचानना था। आज जब ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, पूरी दुनिया में प्रदूषण हो गया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि वैदिक परंपरा में जो प्रकृति के संरक्षण या सदुपयोग की जो बात थी, वो एक आवश्यक बात थी जिसको समझा जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि ये काम जो है शिक्षा संस्थाओं को स्वीकार करना चाहिए, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालयों से ही शिक्षा की वस्तु प्रवाहमान धारा के रूप में महाविद्यालयों में और स्कूलों तक प्रवाहमान होती है, और स्कूलों के माध्यम से जन समाज तक फैलती है। तो इसलिए जो शिक्षा वस्तु की जो गंगोत्री है, वो आज की स्थिति में विश्वविद्यालय हैं। तो विश्वविद्यालय यदि तन मन धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करते हैं और पानी देना तो मैं ये कह रहा था कि जो विज्ञान और उत्पादन का क्षेत्र है, उसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक अर्थोपार्जन की व्यवस्था है, जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अभी यदि अर्थव्यवस्था को हम लोग समझने जाते हैं, तो समस्या क्या पैदा हुई है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। समस्या ये हुई है कि प्राकृतिक नियमों के विपरीत उत्पादन प्रणालियों को हमने मानव परंपरा में स्थापित कर लिया। तो हम प्रकृति के जो नियम हैं, जिनको हम लोग जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं आज की भाषा में, जिसको हम ये कहते हैं कि हम ऊर्जा का उत्पादन इस विधि से करें कि प्रकृति में वायुमंडल का प्रदूषण ना हो। हम लोग जब थर्मल पावर पैदा करते हैं तो उसमें कोयला जलाते हैं, कोयले से वातावरण प्रदूषित होता है। जैसे हमने जो वाहन बनाए है ना दूरगमन के लिए, उसमें हम पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम जलता है, जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें पैदा होती हैं। उससे वायुमंडल प्रदूषित होता है और वायुमंडल के ताप का असंतुलन होता है। वायुमंडल में भी वायु का असंतुलन भी होता है, क्योंकि जो चीज़ जो है वो कार्बन के रूप में थी, वो जलने के बाद गैसियस फॉर्म में आ जाती है और उसके कारण वायुमंडल में असंतुलन पैदा करती है। तो इस तरीके से जो असंतुलनकारी विज्ञान है, तो उत्पादन असंतुलनकारी विज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा करके उत्पादन प्रणालियों को सुनिश्चित किया। उसी के कारण से हमारी आहार प्रणालियां जो है वो प्रदूषित हो गई और जहर युक्त हो गई। उसी प्रकार से जो भी हमने उत्पादन किया, वो कहीं ना कहीं हर स्तर पर जो प्रकृति का स्वास्थ्य था, इस पृथ्वी का जो स्वास्थ्य था, उस स्वास्थ्य को उसने खराब कर दिया। इसलिए धरती जो है वो अस्वस्थ हो गई और धरती को बुखार आ गया। बुखार आ गया का मतलब है धरती में ग्लोबल वार्मिंग आ गई और टेम्परेचर जो है उसका लगभग 3-4 डिग्री तक बढ़ गया है। जैसे आदमी के शरीर का टेम्परेचर जो है 3-4 डिग्री बढ़ जाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी में खनिज का असंतुलन हो गया, वायुमंडल का, जल का असंतुलन हो गया, टेक्टोनिक इम्बैलेंस हो गया। यानी विज्ञान जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने असंतुलन, अनियंत्रण पैदा कर दिया। और वैश्विक जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं यूनाइटेड नेशन में, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन पे विचार करते हैं, उसमें आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो मौसम का असंतुलन है, जो ताप का असंतुलन है, और उसके कारण से जो एल नीनो इफेक्ट है, यानी उत्पादन प्रणालियों के जो क्षेत्र हैं, क्योंकि हर उत्पादन एक निश्चित वातावरण में होता है, और यदि वो वातावरण का क्षेत्र जो है 100-200 किलोमीटर पृथ्वी में सरक जाता है, तो उत्पादन प्रणालियों में एक अनिश्चितता पैदा होती है, जो आर्थिक रूप से एक नई समस्या को पैदा करती है। तो इस तरीके के एल नीनो इफेक्ट भी जो है इस कारण से पैदा हुए, क्योंकि हमने प्राकृतिक यानी उत्पादन प्रणालियों को नियम विपरीत उत्पादन प्रणाली के रूप में पूरी मानव जाति में प्रतिष्ठित कर दिया है। अब इसको वापस नियमबद्ध या नियम सम्मत उत्पादन प्रणालियों में बदलने की आवश्यकता है, और इसके लिए विश्वविद्यालयों को एक शैक्षिक वातावरण में इसको प्रतिष्ठित करना होगा,
इसमें अनुसंधान करना होगा, इससे संबंधित तर्क को जो है मानव जाति में लोक व्यापीकरण करना होगा, तब ये हमारी अर्थव्यवस्थाएं या आर्थिक कार्यक्रम जो है वो जहर से, प्रदूषण से और उसके दुष्प्रभावों से मुक्त हो सकता है और मानव जाति जो है अनंत काल तक इस धरती पे सुखपूर्वक जी सकती है। इसी प्रकार से हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी उत्पादित वस्तुएं जो है उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही। उत्पादन में एक उत्पादन होता है और दूसरा नैसर्गिक रूप से जो सृष्टि में पैदा होता है, जैसे वन और खनिज है, ये संपादन है जो प्रकृति संपादित करती है ना, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। तो जो संपादित और उत्पादित चीज है इसकी सुरक्षा का प्रश्न उठता है। अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे भारत में ही देखते हैं तो हमने नदियाँ खराब कर दी, कुएं हमारे खराब हो गए, हमने जंगल काट दिए, हमने खनिज रिसोर्सेज का अंधाधुंध दोहन किया, उसके कारण से खनिज रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो गया है, संकट पैदा हो गया। इसका मतलब हम लोग सदुपयोगिता को नहीं सीख पा रहे हैं और सदुपयोगिता को सिखाने का काम कोई नहीं कर रहा है और संरक्षण भी नहीं कर पा रहे। हम अपने जंगलों का संरक्षण नहीं कर रहे। हमको जितने पेड़ काटना था उतने कम से कम उतने पेड़ तो लगाने थे, उससे थोड़ा ज़्यादा लगा सकते थे ताकि एक फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो हमेशा बना रहता। क्योंकि फॉरेस्ट को हम जितना काटते हैं, यदि उससे ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो इसकी आवर्तनशीलता के कारण वो निरंतर हमको सुलभ बना रहता। तो जो सुरक्षा है वो सुरक्षा को हम लोग शिक्षा में नहीं ला पाए। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सुरक्षात्मक विधियों को, सुरक्षात्मक प्रणालियों को राज्य व्यवस्था के माध्यम से सुनिश्चित करें, ताकि जो संपादित वस्तु के रूप में जो खनिज है, प्राकृतिक वातावरण है, हवा है, पानी है, जंगल है, खनिज है, हम इनकी सुरक्षा कर सकें, वन्य जीव है उनकी सुरक्षा संरक्षण कर सकें और जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका भी संरक्षण कर सकें। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन किया है। हम लोग अभी देखते हैं कि आदमी जब फ्यूरियस होता है तो वो आग लगा देता है, बसों को जला देता है, गाड़ियों को जला देता है ना, बहुत सारा तहस नहस कर देता है आदि, है ना, ये सब करता है। इसका मतलब है कि सुरक्षा के प्रति हम लोग सचेत नहीं हैं। कई बार सिविक जो संस्थाएं होती हैं वो कुछ अच्छे सार्वजनिक स्थलों का विकास करती हैं, जैसे वो पार्क बनाती हैं, बैठने की बेंचें बनाती हैं, आदि आदि, कुछ छाएदार पेड़ लगाती हैं, लेकिन हम उनकी सुरक्षा नहीं करते। हम ऐसा मान लेते हैं ये हमारी थोड़ी है, ये तो नगर निगम की जवाबदारी है। तो इस तरीके से सुरक्षा की मानसिकता भी जो है हम उसका लोक व्यापीकरण नहीं कर पा रहे हैं, इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरा मैंने कहा सदुपयोगिता का क्षेत्र है। ये तीनों को मिला के विज्ञान कहा जा रहा था वैदिक परंपरा में। यदि आप अथर्ववेद को अध्ययन करेंगे तो उसमें तीनों की बात आ रही, यानी अर्थोपार्जन भी है, अर्थ की सुरक्षा भी है, अर्थ की सदुपयोगिता भी है। इस तरीके से धर्म, अर्थ और राज्य व्यवस्थाएं जो हैं उन तीनों को मिला के व्यवस्था कह रहे थे, जो व्यवस्था का क्षेत्र है और जिसका संबंध उत्पादन से है और उत्पादन का संबंध शरीर के पोषण संरक्षण से है। शरीर के पोषण संरक्षण से, जीने से नहीं है ना। शरीर के साथ जीना नहीं होता, आदमी आदमी के साथ जीता है ना। आदमी जो है वो आदमी के साथ, शरीर के साथ जीना नहीं होता। शरीर तो जैसा मैं चाहता हूँ उस मुताबिक शरीर काम, तो इसलिए हमारी परंपरा में शरीर माध्यम कहा गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, है ना, सभी प्रकार के धर्म को साधने के लिए शरीर माध्यम है। इसलिए स्वाद लेने वाला मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, समझने वाला मैं हूँ, संबंध को स्वीकार करने वाला मैं हूँ, संबंध में जीने वाला, कर्तव्य को स्वीकार करने वाला, दायित्व को स्वीकार करने वाला मैं हूँ। शरीर का कोई अंग अवयव जो है इसको स्वीकार नहीं करता है। इस रूप में मानव का होना जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में स्पष्ट होता है। जीवन का मतलब है जिसके ना होने से शरीर मृत हो जाता है। शरीर का मानव के रूप में कोई भी क्रियाकलाप तभी होता है जब शरीर में जीवन है। यदि शरीर में जीवन नहीं है उस स्थिति में शरीर कोई काम नहीं करता, शरीर में कोई इंद्रिय व्यापार नहीं होता। इसलिए जीवन ज्ञान को भी हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो संबंध में जीने में ही सही सुख है, जिसको हम सुख कहते हैं, जिस सुख की तलाश में पूरी मानव जाती है, तो ये मूल रूप से संबंध का सुख है, जिसको हम लोग परिवार में संबंधों में पहचानते हैं। परिवार संबंध के रूप में जिसको सामाजिक संबंध कहते हैं उसमें पहचानते हैं, और समाज के रूप में जो संबंध है जिसको हम लोग राष्ट्रीय जीवन कहते हैं, राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, है ना, उसमें पहचानते हैं। और राष्ट्र के बीच में
यदि संबंध विहीनता होती है तो क्या होता है, उसमें युद्ध होते हैं, संघर्ष होता है, छद्म युद्ध होते हैं, हिंसा होती है ना। उसमें हथियारों का होड़ होता है, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए पूरी कल्पनाशीलता का प्रयोग होता है, सारी बौद्धिकता है ना इसी में लग जाती है। यदि आईआईटीज की रिसर्च को आप देखेंगे तो आईआईटी की रिसर्च का 70% तो डिफेंस के लिए उपयोग हो रहा था, सारी बौद्धिकता युद्ध करने के लिए नियोजित हो रही है। जबकि मानव युद्ध करना थोड़ी चाहता है, मानव युद्ध से मुक्ति चाहता है, मानव शांति से जीना चाहता है, अशांति में जीना नहीं चाहता, हिंसा में जीना नहीं चाहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा सारा बौद्धिक संस्थाएं जो है वो युद्ध की सामग्री विकास करने में लगी हुई है ना। इसीलिए हमने इतने संघारक, और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय संबंध में जीना नहीं सीख पाए। यानी दो राष्ट्र आपस में कैसे एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व विधि से जी सकते हैं, इसको हम सीख नहीं पाए। इनको हम लोग सिद्धांत के रूप में राज्य में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए, अंतर्राष्ट्रीय मानसिकताओं में इसकी प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, और इसके कारण से पूरी मानव जाति युद्ध के मुहाने पे हमेशा बनी रहती है। सभी राष्ट्रों के बीच में संघर्ष बना रहता है, कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर प्रॉब्लम्स जो है बनी रहती है युद्ध की। और इसीलिए हथियारों का होड़ है, हथियारों की दौड़ लगी हुई है सारा। जैसे अभी देख रहे हैं कि कई, जैसे भारत जैसा देश है, डिफेंस में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्चा करता है। चाइना है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तो हालत ये है कि वो आर्मी का पेट भरे कि आम जनता का पेट भरे, यही तय नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आर्मी का पेट भरने के चक्कर में आम जनता जो है भूखों मर रही है, सारी चीजें जो है, यानी इतना ज्यादा द्वेष हो गया। और उस द्वेष का मूल कारण है हम संबंध को नहीं पहचान पा रहे हैं, न्यायपूर्ण संबंध को नहीं पहचान पा रहे हैं, या शिक्षा संस्थाएं भी नहीं पहचान पा रही। शिक्षा संस्थाएं नहीं पहचान पा रही हैं, इसके कारण से जन मानसिकता में नहीं आ रहा है। यदि जन मानसिकता में आता है तो उसका वैश्विक स्तर पे लोक व्यापीकरण हो सकता है। तो वैश्विक स्तर पे लोक व्यापीकरण नहीं हो पा रहा, और उसका मूल कारण जो मुझे समझ में आता है कि ज्ञान विवेक विज्ञान को हमने विखंडन विधि से समझा है। यदि हम इसको एकत्व में समझते हैं कि ज्ञान विवेक में और ज्ञान और विवेक जो है विज्ञान में आता है, यानी ज्ञान और जिसको हम कहें कि जो व्यवस्थाएं हैं या जिसको हम विज्ञान कहते हैं, यदि वो ज्ञान और विवेक सम्मत होता है तभी विज्ञान सकारात्मक दिशा को पहचान सकता है। अभी विज्ञान जो है नकारात्मक दिशा की ओर है, और इसीलिए विज्ञान जो है पूरी मानव जाति के विध्वंस का कारण बनने जा रहा है। यदि हम वैज्ञानिक और तकनीकी की दिशाओं को देखते हैं, उसके कारण से मानव जाति के संकट आसन्न खतरे को पहचानते हैं, तो जैसा स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि इस धरती में मानव जाति 40-50 साल तक और सरवाइव कर पाएगी। बहुत सारे नोबल लॉरिएट जो हैं इस तरफ संकेत कर रहे हैं। जिस तरह से प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, युद्ध हो या ना हो, तीसरा विश्व युद्ध हो या ना हो, लेकिन यदि प्राकृतिक असंतुलन का क्रम यही बना रहता है, उस स्थिति में ये धरती मानव से विहीन हो जाएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग यदि 2 डिग्री और बढ़ जाती है तो हर स्तर पे प्राकृतिक असंतुलन हो जाएगा। यदि ध्रुवों का बर्फ पिघल जाता है और पिघल के ध्रुव का जो बर्फ के रूप में पानी है वो बह के समुद्र के स्तर के जल स्तर को बढ़ा देता है, तो पृथ्वी का 30% से ज़्यादा भाग जो है डूब जाएगा। खासकर जो बड़े बड़े महानगर हैं, जिसको हम शंघाई कह रहे हैं या कोलकाता मुंबई कह रहे हैं, न्यूयॉर्क कह रहे हैं, वो सब डूब जाएंगे। क्योंकि ये ज़्यादातर जो शहर हैं वो सब समुद्र के किनारे बने हैं। जैसे मुंबई समुद्र के किनारे, कोलकाता, शंघाई, ये सब समुद्र से लगे हुए हैं, और यदि ये जल स्तर बढ़ता है तो ये सब डूब में आ जाएंगे। एक ये खतरा है। दूसरा खतरा ये भी है कि जो आइस कैप है उसी के कारण से चुंबकीय धारा है, पृथ्वी की जो चुंबकीय धारा है, जिसके कारण से पृथ्वी जो है गठन के रूप में है, एक ठोस पिंड के रूप में है। यदि ये चुंबकीय धारा विखंडित होती है, उस स्थिति में ये पूरी पृथ्वी जो है धूल के बादल में बदल सकती है, विखंडित हो सकती है। जैसा कि हमारे कुछ प्लैनेट्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें विखंडन है, वहाँ पर जो है मटेरियल जो मैटर है ना, वो धूल के बादल के रूप में है। वो धीरे धीरे इकट्ठा होके कंसोलिडेट होके फिर एक पिंड के रूप में आएगा,
और पिंड में विकास होके फिर पता नहीं करोड़ों साल में पानी आएगा और फिर वनस्पति आएंगी, जीव संसार आएगा, फिर मानव आएगा। ऐसा ऐसा क्रम जो है वो हम लोगों को पूरे एग्जिस्टेंस में समझ में आता है। तो इसीलिए जो शिक्षा संस्थाएं हैं उनको ज्ञान विवेक विज्ञान को सम्मिलित रूप से एकत्व के रूप में एक दूसरे से अंतर संबंध में और मानव के जीने के आयामों के साथ जोड़ते हुए देख के समझने की और शिक्षा वस्तु को विकसित करने की, उसके आधार पर पाठ्यक्रमों को विकसित करने की आवश्यकता आज के समय में महसूस की जा रही है। और इसीलिए शायद जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें व्यवहार शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा और जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ज्ञान का शिक्षा, उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। स्कूली शिक्षा में व्यवहार शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा को कंपलसरी किया गया है। अभी तो ये नीति के रूप में आया है, इम्प्लीमेंटेशन देखना है किस तरीके से होता है, लेकिन व्यवहार शिक्षा की आवश्यकता है, व्यवसाय शिक्षा की भी आवश्यकता है और इंटीग्रेटेड नॉलेज सिस्टम की भी आवश्यकता है और विद्यार्थियों को ज्ञान विवेक और विज्ञान तीनों की शिक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान से वो समाधान को पाता है, विवेक से वो संबंधों में जीने की समझ को विकसित करता है और विज्ञान से अपनी जो आवश्यकताएं हैं आवश्यकता से अधिक उत्पादन करके समृद्धि को प्राप्त करता है। इस तरीके से अध्ययन करने से, इस तरीके से अध्ययन प्रणालियों को, शिक्षण विधियों को सुनिश्चित करने से मानव इस धरती पे निरंतर अनंत काल तक सुखपूर्वक जी सकता है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी बातें करी हैं, फिर कोई एक अवसर आएगा तो और भी कुछ आयामों पे बात करूंगा। अभी मैं कुछ समय प्रश्न उत्तर के रूप में रखता हूं, यदि कोई प्रश्न है तो मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बाकी जी डॉक्टर साहब बोलिए, राजकुमार जी। देखिए, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फॉलो कर भी नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारा रहस्यात्मक बात है जो प्रमाणित नहीं है, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। फॉलो आदमी उसी को करता है जो प्रमाणिक होता है, जो हमको जीने में दिखता है, आचरण में दिखता है, जो व्यवस्था में दिखता है, उसी को हम फॉलो कर सकते हैं। रहस्य को कोई फॉलो नहीं करता है। रहस्य मान्यता के रूप में रहता है। रहस्य को आदमी मान लेता है या नहीं मानता है, दो स्थितियां होती हैं। नहीं मानता है तो पुनरानुसंधान करता है, पुनः शोध करता है, पुनः जांचने का प्रयास करता है, समीक्षा करता है, मूल्यांकन करता है। तो जो रहस्यात्मक हिस्सा है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। जो रहस्य से मुक्त है, जिसमें वैदिक परंपरा में बहुत सारी चीजें हैं जो रहस्य से मुक्त हैं, है ना, उस रहस्य से मुक्त जो जानकारियां हैं उनको हम लोग, और जो जीने में प्रमाणित होती हैं उनको हम लोग शिक्षा वस्तु के रूप में, है ना, जगह दे सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, आचरण में उतार सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण दे रहा हूँ, एक और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मोक्ष है। अब मोक्ष जो है रहस्यात्मक है, तो इसलिए हम अभी विद्यार्थी को ये नहीं कह सकते कि मोक्ष के लिए जो है आप शिक्षा करें, शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन हम विद्यार्थी को ये तो कह ही सकते हैं कि आप संबंध में जिए, संबंधों को समझें, संबंध में विश्वास पूर्वक जिए, प्रेम से जिए, इतना तो हम। मुझे लगता है कि आज जो है राज्य व्यवस्था जिस अर्थ में पहले थी वो अप्रासंगिक हो चुकी है और इसीलिए हमने प्रजातंत्र को अपनाया है। दूसरी बात है कि हम लोग आज स्टेट नेशन के रूप में सोच रहे हैं, जो राज्य व्यवस्थाओं का ही स्वरूप है, नया संवर्धित स्वरूप है। लेकिन अब जो है आवश्यकता ये आ गई है कि हम वैश्विक स्तर पर सोच सकें।
जिसको हम लोग हमारी वैदिक परंपरा में आकांक्षा भी थी, जिसको हम कह रहे थे वसुदैव कुटुंबकम की तरह से जीना। तो एक ऐसी व्यवस्था बन सके जिसमें जैसे राज्य व्यवस्था जो है अपने नागरिकों का नियंत्रण करती है, लेकिन इन राज्यों को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था भी नहीं है। तो इसलिए राज्यों का नियंत्रण करने वाली एक ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए जो कैपिटलिस्टिक ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि कोई पूंजीवादी व्यवस्थाएं जो है उसका नियंत्रण करें। तो जनवादी ये व्यवस्था हो, और जनवादी व्यवस्था से एक ऐसा कोई ढांचा निकले जो राज्यों का नियंत्रण कर सके। इस पे अभी अनुसंधान करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि इस पे एक अलग यदि आपसे कभी बात होगी तो इस पे और 1-2 घंटे चर्चा करने की आवश्यकता है, तभी हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, एक मुद्दा लेते हैं पहले, धर्म वाला, है ना। फिर हिंदुइज्म पे आते हैं, है ना। तो धर्म वाला मुद्दा लेते हैं। तो सनातन परंपरा में एक तो वैदिक रूप में ये कहा गया धार्यते इति धर्मा, है ना। इसके दो इंटरप्रिटेशंस होते हैं। एक इंटरप्रिटेशन है जिसमें कहते हैं कि जो जो जिस चीज़ को धारण करता है, जैसे मान लीजिए हमने संविधान को धारण किया तो संविधान धर्म हो गया। राज्य ने किसी एक आचरण को धारण किया तो वो राज धर्म हो गया। इस तरीके से हम धर्म को वैदिक परंपरा में एक परिभाषा के रूप में देखते हैं। दूसरी परिभाषा कहती है कि जो जिसकी धारणा है वही उसका धर्म है। जैसे शक्कर की धारणा यदि मिठास है तो मिठास उसका धर्म है। यदि हम इसको अस्तित्व में देखें तो पदार्थावस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व है। प्राणावस्था यानी जिसको सेल कह रहे हैं उसका जो धर्म है अस्तित्व सहित पुष्टि है, क्योंकि उसमें पोषण का क्रिया जब तक है तब तक वो प्राण कोसा है। पोषण का क्रिया नहीं है तो वो पदार्थावस्था है। इसी प्रकार जीव जंतुओं को देखते हैं तो उसमें अस्तित्व भी है, पुष्टि भी है। उसमें श्वसन प्रश्वसन का क्रिया चलता रहता है। इसलिए अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा, उनमें जीने की आशा के रूप में उनका होना पहचानने में आता है। इसलिए जीने की आशा के रूप में उनका धर्म है। अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा सहित सुख धर्मी जो है वो मानव है। मानव जो है केवल जीने में तृप्त नहीं होता है। आदमी को रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे इससे तृप्त नहीं होता है। मानव जो है सुख धर्मी है। तो मानव जब तक सुख को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो अपने धर्म में नहीं आता है। इसलिए मानव को सुख धर्मी कहा गया है। तो धर्म का मतलब धारणा से है। तो वैदिक परंपरा में धर्म का अध्ययन जो है धारणा के रूप में भी किया गया और आचरण के रूप में भी किया गया। आचरण के रूप में अध्ययन किया गया तो आचरण किसी ऋषि के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि मनु धर्म शास्त्र में एक प्रकार के आचरण की बात की गई है। उस आचरण को यदि मानव समाज उसको अपनाता है तो वो कहेंगे कि वो मनु के अनुसार आचरण है। और इसीलिए मनु के जो शास्त्र है उसको धर्म शास्त्र भी बोलते हैं। मनु का धर्म शास्त्र ऐसा बोलते हैं। लेकिन यदि आप जैमिनी आदि ऋषियों को पढ़ेंगे तो उसमें धर्म का मीमांसा किया गया है। तो धर्म अस्तित्व में किस रूप में रहता है उस रूप में किया गया है। तो जैसे मैंने जो अभी आपको परिभाषा दी धर्म की कि धर्म धारणा है, यानी जो जिसकी धारणा है उसके अर्थ में, यानी जिससे जिसका विलगीकरण नहीं हो सकता। जैसे शक्कर से मिठास को निकाला नहीं जा सकता, उसी प्रकार से पदार्थावस्था से अस्तित्व यानी उसके होने को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हम लोग अभी भी परिकल्पनाएं ऐसी कर रहे हैं कि किसी भी परमाणु को कितना भी तोड़ते 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 चले जाए, अंत में कोई ना कोई सूक्ष्म चीज बनी ही रहती है जिसको अस्तित्व कह रहे हैं। अस्तित्व का मतलब जिसका होना निरंतर है, शाश्वत है। तो शाश्वतता के रूप में जो है जिसको हम लोग अस्तित्व कहते हैं,
तो इस तरीके से मानव धर्म को सुख धर्म के रूप में पहचानते हैं। यदि सुख नहीं है तो मानव धर्म में नहीं है, है ना। इसीलिए मानव जो है सुखी होने के लिए ही मानव में संपूर्ण क्रियाकलाप दिखता है। दूसरे तरीके से धर्म को पहचानते हैं जिसको समाधान कहते हैं। समाधान, यदि हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में समाधान को पहचानते हैं, उसको सर्वतोमुखी समाधान कहते हैं। सर्वतोमुखी समाधान ही धर्म होता है। धर्म का मतलब है यदि हम किसी वस्तु को हर आयाम, हर कोण, हर परिप्रेक्ष्य में समझ जाते हैं और उस समझ को समाज में स्थापित कर देते हैं, तब वो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में धर्म हो जाता है। तो ये धर्म मीमांसा के कुछ क्षेत्र हैं जिनको हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिलीजन कह रहे हैं। वो एक प्रकार का धर्म का आचरण है। जैसे ईसाई धर्म है या इस्लाम धर्म है या हिंदू धर्म है, उन्होंने कोई कोई एक आचरण को बोला है ये धर्म का आचरण है। उस रूप में इंस्टीट्यूशनल रिलीजन जो है वो पैदा होता है। तो हमारे यहाँ जिसको हम लोग आचरण कहते हैं उसको धर्म नहीं कहा गया। वैदिक परंपरा में धर्म जो है अस्तित्व में अविभाज्यता के रूप में रहता है। इसीलिए तत्व मीमांसा में भी धर्म का अध्ययन है। योग मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, धर्म मीमांसा में भी धर्म अस्तित्व में वस्तु के रूप में पहचानने की चीज है। ये मान्यता के आधार पे नहीं है। जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिलीजन कह रहे हैं वो मान्यताएं हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न था हिंदुत्व वाला, एक बार आप प्रश्न रिपीट करेंगे तो मैं उसमें संक्षिप्त उत्तर देना चाहूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए आप पहले, बोलने से पहले। हाँ जी जी। तो ऐसा ही जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था हिंदुइज्म के बारे में, उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू रिलीजन नहीं है, वो एक सांस्कृतिक परंपरा है ना। और मुझे लगता है कि जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करके एक संगठन है, वो भी ये कहता है कि हिंदू जो है वो सांस्कृतिक अवधारणा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। और इसी प्रकार की मान्यताएं बाकी कई जगह देखने को मिलती है। तो हिंदू धर्म नहीं है, वो एक प्रकार की सांस्कृतिक जीवन है, ऐसा लोग बोलते हैं। जो धर्म है वो तो आदमी के जीने में होता है, मान्यता के रूप में नहीं होता है। इसलिए हिंदू कोई मान्यता नहीं है। और जिसको हम लोग आज हिंदुत्व कह रहे हैं, हिंदुत्व क्या है? तो हिंदुत्व जो है अनेक प्रकार की विचारधाराओं का, दर्शनों के और संप्रदायों को मिला के जो स्वरूप है उसको हिंदुत्व कह रहे हैं। जैसे हिंदू सनातन परंपरा या जिसको अपन सनातन परंपरा कहें, उसमें मूल रूप से बड़े 5 संप्रदाय हैं। शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, गाणपत्य हैं, सौरी हैं। इन 5 संप्रदाय को सम्मिलित रूप से हिंदू कह रहे हैं आज के समय में। और इन संप्रदायों को यदि हम समझने जाते हैं तो पता लगता है कि इनमें अलग अलग दर्शन की मान्यताएं हैं। जैसे जिसको हम लोग हिंदू कह रहे हैं वो ज्ञान मीमांसा को भी मानता है, धर्म मीमांसा को भी मानता है। अभी हिंदुओं में बहुत सारे लोग हैं जो धर्म मीमांसा के आधार पे आचरण पद्धति को अपनाते हैं, कई लोग ज्ञान मीमांसा के आधार पे। फिर ज्ञान मीमांसा में भी ढेर सारे मत हैं, अद्वैत है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है। जैसे रामानुजाचार्य हैं और शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य में मत का भेद है ना, क्योंकि वो एक अद्वैत मत है, एक में विशिष्टाद्वैत है, लेकिन दोनों हिंदू हैं। तो इस प्रकार से हिंदू कोई एक आचरण पद्धति नहीं है, एक उपासना पद्धति नहीं है, एक स्ट्रक्चरल रिलीजन नहीं है, वो एक जीने की परंपरा है। और इसमें सहिष्णुता इसलिए है कि हमारे देश में जो आम जनता होती है वो रामानुजाचार्य को भी मानती है, शंकराचार्य को भी मानती है, क्योंकि श्रेष्ठता का सम्मान था। लोग इस आधार पे लड़ते नहीं थे, वो ये मानते थे कि रामानुजाचार्य भी हमसे श्रेष्ठ हैं और शंकराचार्य भी श्रेष्ठ हैं। या जो बाकी आचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, वो भी बल्लभाचार्य हैं, वो भी हमसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए जो फॉलोअर है, जिसको अपन फॉलोअर कहते हैं, जो हिंदू फॉलोअर है, वो सभी आचार्यों को बराबर सम्मान देता है। लेकिन जब उपासना पद्धति में जाते हैं तो जैसे हम लोग अनुसंधान करते हैं लेबोरेटरी में जाके, तो जो केमिस्ट्री वाला होता है वो केमिस्ट्री से संबंधित संसाधनों के माध्यम से रिसर्च करता है। तो वैसे ही ये जो उपासना पद्धति है एक प्रकार से अनुसंधान है।
तो कोई वेदांत के दृष्टिकोण से चीजों को समझने का प्रयास करता है। डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया। Wi-Fi has no access into internet. नहीं चल रहा क्या? पता नहीं क्या है। तुम्हारे में चल? मैंने तो अपना डेटा ऑन कर लिया। फिर से किया क्या लॉगिन? देखो। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इसीलिए मतलब हिंदुत्व को एक जीवन शैली मानना ज़्यादा ठीक मतलब रहेगा। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हिंदुत्व जो है एक जीवन शैली है। विचार शैली। एक जन बोलिए, दो लोग एक साथ बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव जो डायरेक्टर हैं, और तिवारी जी, प्रोफेसर तिवारी, और जिन्होंने मुझे इसमें से जोड़ा डॉक्टर संजीव सराफ जी, और जो अभी संचालन कर रहे थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार।